हेलो गाइस। तो आज हम लोग बात करेंगे बेसिक यूनिक्स कमांड्स की और थोड़ा सेटअप का भी देखेंगे, मतलब कि अगर लिनक्स टर्मिनल है हमारे पास उसके आगे क्या करना है। पहली बात तो ये है कि यार किसी ने अगर WSL का मेथड यूज़ किया हो, चाहे किसी ने वर्चुअल मशीन का मेथड यूज़ किया हो और चाहे किसी ने डुअल बूट किया हो, तीनों में कॉमन बात क्या है कि आपको एक टर्मिनल मिलेगा, है ना। टर्मिनल, लिनक्स टर्मिनल मिलेगा। उसी में हम अपने सारे कमांड्स टाइप करेंगे। उसी में मोस्ट प्रोबेबली हम लोग अपने प्रोग्राम्स भी लिखेंगे। मतलब कोई और अगर कोई और प्लेटफॉर्म यूज़ करना चाहता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली उसी में लिखना चाहिए। दैट्स व्हाट आई प्रेफर। तो सबसे पहले तो चाहे WSL किया हो, चाहे वर्चुअल मशीन की हो, चाहे डुअल बूट किया हो, एक टर्मिनल आता है अपने सामने लिनक्स का, है ना। लिनक्स टर्मिनल आता है। तो सबसे पहला काम जो करना रहता है, सबसे पहला काम टर्मिनल खोलने के बाद वो इस कमांड को यूज़ करना रहता है, sudo apt get update, है ना, स्पेस, और ये एम्परसैंड, 2 एम्परसैंड लगाने हैं, और फिर से sudo apt get, इस बार अपडेट नहीं, इस बार अपग्रेड, ये करके एंटर करना है ना। कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि वो एंटर करने के बाद पासवर्ड मांगे, तो पासवर्ड जब टाइप करेंगे तो ऐसा लगेगा नहीं कि टाइप नहीं हो रहा, लेकिन वो असल में टाइप हो रहा होगा, है ना। तो इसका ध्यान रखना है कि पासवर्ड टाइप हो रहा होगा, है ना। तो अपने को टाइप करना है पासवर्ड अच्छे से और फिर एंटर दबाना है ना। जैसे मेरा तो बहुत जल्दी हो गया क्योंकि मैंने पहले से अपडेट और अपग्रेड करके रखा है, इसीलिए इसने दिखा भी दिया 0 अपग्रेडेड, है ना। तो किसी का अगर नहीं है तो उसके में थोड़ा टाइम लग सकता है। वो येस या नो पूछेगा शायद बीच में, तो येस के लिए वाई दबा के एंटर करना है। अच्छा, इसके बाद GCC स्पेस _वर्जन, ये कमांड क्या कर रहा है, ये हमारे GCC कंपाइलर, जो सी प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग कंपाइलर यूज़ करेंगे, GCC GNU कोड कंपाइलर, उसका वर्जन देखने के लिए, है ना। तो अगर प्री इंस्टॉल्ड होगा हमारे सिस्टम में तो दिखा देगा वर्जन। जैसे मैंने एंटर किया, इसने वर्जन दिखा दिया। लेकिन अगर किसी के में प्री इंस्टॉल्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वो टाइप कर सकता है sudo apt, है ना, सॉरी sudo apt, एक सेकेंड, sudo apt get install, है ना। बहुत लोग sudo apt install GCC यूज़ करते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैं sudo apt get install build essential यूज़ कर रहा हूँ, है ना। sudo apt get install build essential, है ना। इसको करके एंटर दबाना है ना। मेरा इंस्टॉल्ड है इसलिए मैं नहीं दबा रहा, लेकिन जिसका नहीं है उसको ये कर एंटर इनपुट करके एंटर दबाना है। और फिर वो पासवर्ड तो नहीं मांगेगा, पासवर्ड ऊपर मांग जाएगा, और परमिशन मांग सकता है येस या नो की, येस करके आगे बढ़ना है और इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद फिर GCC स्पेस _ वर्जन लिखना है और फिर वो वर्जन दिखा देगा, है ना। यही दिखाएगा जो मेरे में दिखा रहा। अच्छा, ये हो गया, तो GCC इंस्टॉल हो गया। अब हम लोग ऑफकोर्स कोडिंग तो करेंगे, लेकिन फिर उससे पहले लिनक्स के टर्मिनल के, फिर यूनिक्स के बेसिक कमांड्स आने चाहिए, है ना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब ये जो कमांड्स हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग फोल्डर बनाने वाले हैं, फाइल बनाने वाले हैं, ये डायरेक्टली नहीं किए जा सकते, GUI से करे जा सकते हैं बिल्कुल, जैसे हम लोग ऑफकोर्स विंडोज़ में करते हैं, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर। लेकिन जो लिनक्स का प्लेटफॉर्म है वो प्रमोट करता है सिंपली कि कमांड से काम किया जाए, ऑफकोर्स। और ऑफकोर्स जिनके पास WSL है उनको तो कमांड से ही काम करना पड़ेगा। तो हम लोग कमांड देखते हैं, थोड़े बेसिक लिनक्स कमांड्स। सबसे पहला कमांड जो होता है, सबसे यूज़फुल कमांड, वो मैन कमांड होता है। मैन कमांड क्या करता है, इसका फुल होता है मैनुअल। ये किसी भी कमांड की मैनुअल प्रोवाइड कर सकता है। जैसे मैन और स्पेस कोई कमांड है, जैसे मान लीजिए कोई कमांड है कैट, है ना। कैट एक कमांड होता है, आगे चल के देखेंगे। तो मैन कैट, तो ये हमें इसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन दे देता है कि इसका फंक्शन क्या है और क्या करता है। कॉन्कैटिनेट फाइल्स एंड प्रिंट ऑन दी स्टैंडर्ड आउटपुट, और साइनॉप्सिस दे देता है, डिस्क्रिप्शन दे देता है ना। तो ये सब काम होता है मैन कमांड का। इसके बाद आता है PWD कमांड। PWD का फुल फॉर्म होता है प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। सबसे तो पहले ये समझना जरूरी है कि डायरेक्टरी क्या होती है। डायरेक्टरी इन द सेंस विंडोज़ में फोल्डर होते हैं, उसके एनालॉगस लिनक्स में डायरेक्टरीज होती हैं। तो हम इस वक्त किस फोल्डर में हैं वो हमें PWD कमांड प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी दिखाता है। तो PWD करके एंटर करेंगे तो हमें इसने दिखाया home/pm, है ना, /home/pm, है ना। इसको कहते हैं पाथ। ये किसी भी फोल्डर या किसी भी फाइल का एक पाथ होता है कि किस रास्ते को, किस एड्रेस को फॉलो करके उस फाइल तक या फोल्डर तक पहुंचना है।
तो ये पाथ उसने दिखा दिया। इस वक्त हम लोग इस वक्त हम लोग होम के अंदर हैं, जिसके अंदर प्रियम है उसके अंदर हैं हम लोग, है ना। अच्छा, और उसके बाद एक होता है एल कमांड। एल कमांड का फॉर्म होता है लिस्ट। ये क्या करता है, जितनी भी फाइल्स, जितने भी फोल्डर, मतलब जो भी कंटेंट है, जिस भी प्रेजेंट फोल्डर के अंदर हम हैं उसमें जो भी कंटेंट्स हैं उसको डिस्प्ले करता है। तो मैंने एल लिख के एंटर किया तो इसने सारे कंटेंट्स दिखा दिए, a.out डॉक्यूमेंट्स और hello.c म्यूज़िक pp.c। यहाँ नोटिस करने वाली बात यह है कि जो ब्लू में हमें दिख रहे हैं वो फोल्डर्स यानी कि डायरेक्टरीज हैं, और जो वाइट में दिख रहे हैं वो फाइल्स हैं, है ना। इसके बाद आता है cd कमांड। cd कमांड का फॉर्म होता है चेंज डायरेक्टरी। तो ये हमें फोल्डर्स के बीच में स्विच करने में मदद करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं जैसे इसी में देख लेते हैं, हम लोग अभी होम के अंदर हैं जिसके अंदर प्रियम है और जिसके अंदर इतने सारे फाइल्स और फोल्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं जाना चाहूँ डाउनलोड्स में, तो मैं क्या टाइप करूँगा, cd स्पेस /home/pm और फिर स्लैश और फिर डॉक्यूमेंट्स से फिर डाउनलोड्स में जाना है। तो हम लोग डाउनलोड में जाते हैं, है ना। तो अब इसके अंदर आ गए हम लोग, डाउनलोड लिखा आ गया। इसके अंदर अगर ls लगाएंगे तो देखो जो भी चीज़ें थी अंदर हमारे डाउनलोड के फोल्डर के अंदर वो दिखा देती है ना। क्लियर कमांड का यूज़ करके हम लोग टर्मिनल को क्लियर कर सकते हैं, है ना, मतलब ज़्यादा अगर हो जाता है। अच्छा, और फिर एक कमांड होता है, मतलब cd में ही अगर हम लोग cd स्पेस रूट cd स्पेस स्लैश, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट करता है। रूट डायरेक्टरी वो फोल्डर है जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हुआ है ना, इसके अंदर ही सब कुछ है। तो अगर हम लोग cd स्पेस स्लैश करेंगे तो हम लोग रूट डायरेक्टरी के अंदर आ जाएंगे, है ना। इसमें अगर ls करेंगे तो यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें हैं, bin और etc lib लाइब्रेरी लॉस्ट प्लस फाउंड और स्वैप फाइल, ये सब है ना, बूट, ये सब होम। हमें किससे मतलब होना चाहिए इस वक्त, होम से, है ना। तो हम लोग होम के अंदर कैसे जाएं, एक काम तो ये कर सकते हैं हम लोग कि हम लोग टाइप करें cd स्पेस स्लैश, क्योंकि हम लोग स्लैश में है, और फिर होम, ये कर सकते हैं। या फिर चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग सीधे cd स्पेस करके, ये वाला जो सिंबल होता है ना, जो भी होता है ये फ्लाइंग हैश, इसको यूज़ करके भी होम के अंदर आ सकते हैं ना। तो अब हम लोग अपनी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी देखेंगे तो हम लोग फिर से home/pm में आ गए। cd स्पेस 2 डॉट, इससे क्या होता है, ये हमें एक स्टेप फॉरवर्ड ले जाता है। डायरेक्टरी ट्री मतलब डायरेक्टरी का जो फोल्डर है, ब्रांच सिस्टम होता है। पहले एक रूट फोल्डर होता है, उसके अंदर बहुत सारे और फोल्डर होते हैं, इसमें से एक होम होता है। होम के अंदर फिर हमारा एक यूज़र होता है। होम के अंदर बहुत सारे यूज़र होते हैं ना, यहाँ पे एक यूज़र था प्रियम, उसके अंदर भी और बहुत फोल्डर होते हैं, डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, हर यूज़र का अपना अलग होगा डाउनलोड्स, डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर और फाइल्स होंगी या फिर और फोल्डर हो सकते हैं। तो ये जो ट्री है इसमें एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए cd स्पेस डबल डॉट का यूज़ करते हैं, है ना। और एक स्टेप पीछे जाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे cd और ये अंडरस्कोर, है ना। और इसके बाद आते हैं, हाँ, डायरेक्टरीज़ कैसे बनाते हैं। डायरेक्टरीज़ मतलब फोल्डर, है ना। तो देखो जितने भी कमांड्स हैं सब बस शॉर्ट हैंड फॉर्म्स हैं। अगर देखा जाए तो उसका फुल फॉर्म बहुत लॉजिकल है। जैसे फोल्डर बनाने के लिए, डायरेक्टरी बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं mkdir। mk मतलब मेक, dir मतलब डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी स्पेस, अब कोई भी नाम दे सकते हैं अपने डायरेक्टरी को, जैसे मैंने दे दिया बिट्स, है ना। तो mkdir स्पेस बिट्स, तो इसने एक फ़ोल्डर बना दिया। मुझे पता कैसे चलेगा कि फ़ोल्डर बना है, तो मैं फिर से ls कमांड यूज़ करूँगा। अब अगर देखें तो यहाँ ये देखिए, ये है ना, यहाँ पे एक बिट्स का करके डायरेक्टरी बन गई, है ना। तो जब भी पता लगाना है कि बना फोल्डर, मेरी फोल्डर बना कि नहीं बना, फाइल बनी कि नहीं बनी, तो हम लोग यूज़ करेंगे अपना ls कमांड का यूज़ करेंगे, ये देखने के लिए कि हमने जो किया वो हुआ कि नहीं, है ना। और अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक डायरेक्टरी बनानी है, उसके अंदर एक और डायरेक्टरी बनानी है ना, तो फिर कैसे करेंगे, मतलब एक ही कमांड में बनानी है। तो हम लोग यूज़ करते हैं mkdir तो ठीक है, फिर स्पेस और -p, है ना, स्पेस -p, और फिर पूरा पाथ स्पेसिफाई करते हैं, है ना। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि होम के अंदर, pm के अंदर
एक फ़ोल्डर जो बिट्स है हमने बनाया ही था अभी, के अंदर एक और फोल्डर बन जाए जे है ना, ठीक, एंटर किया। अब हम लोग अगर हम लोग अभी एलएस कर देंगे तो उसने अभी बिट्स दिखाया है ना, ऑफकोर्स क्योंकि प्रीएम के अंदर तो अभी भी बिट्स है, हमें बिट्स के भी अंदर जाना है, तो उसके लिए हम लोग पहले डायरेक्टरी चेंज करेंगे। तो चेंज डायरेक्टरी, हम लोग जाएंगे होम के अंदर, प्रीएम के अंदर, फिर बिट्स के अंदर, है ना। अब हम लोग अगर एलएस करेंगे तो इसके अंदर एक जे नाम का फोल्डर था, है ना, ये है, दिखा रहा है ना, जे है ना। तो ऐसे करना है, फिर वापस CD और ये फ्लाइंग आइकन इसमें आ जाएंगे वापस, है ना। डायरेक्टरी बना ली, डायरेक्टरी को हटाना भी पड़ सकता है कभी कभी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जितने भी कमांड्स हैं सब एकदम बिल्कुल लॉजिकल शॉर्ट फॉर्म से, है ना। जैसे कि डायरेक्टरी को रिमूव करना है अगर, तो RMDIR, रिमूव, RM मतलब रिमूव, DIR मतलब डायरेक्टरी, है ना, रिमूव RMDIR। अच्छा, अगर मैं RMDIR करके अपनी डायरेक्टरी का नाम दे दूँ, जैसे बिट्स, है ना, या हम लोग होम के अंदर है तो बिट्स, है ना, तो वो मिटा देगा। ये कमांड काम करेगा जब हमारी डायरेक्टरी एम्प्टी हो, उसके अंदर कुछ ना हो। और अगर फॉर एग्जांपल डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है, उसमें कंटेंट है कुछ, है ना, कुछ वीडियोस पड़े हैं, कुछ इमेजेस पड़ी हैं, कुछ भी पड़ा है, तो हम लोग यूज़ करेंगे RM -R और फिर अपनी डायरेक्टरी का नाम, है ना। तो ये कंटेंट भी मिटा देगा, डायरेक्टरी मिटा देगा, पूरा ख़त्म कर देगा, है ना। तो ये कमांड ये करता है। अच्छा, फिर हम लोग इंपॉर्टेंट कमांड पे आते हैं, कैट कमांड मेनली फाइल्स बनाना, फाइल्स को रीड करना, इस पे ही काम करता है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मुझे कोई फाइल बनानी है तो मैं लिखूँगा कैट, अच्छा हाँ, कैट और फिर ये जो साइन होता है क्रिएटर वाला, और कोई फाइल जैसे tile.txt समथिंग लाइक दैट, है ना। अच्छा, अब मैंने क्लिक किया यार, तो ये क्या हुआ, मतलब ये तो लिखा नहीं आया फिर से TM@TMHP करके। तो हुआ ये कि अब ये मुझे फाइल के अंदर ले आया है ना। तो अब मैं फाइल में टाइप कर सकता हूँ, है ना। एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल जिसमें .txt फाइल बनाई, तो एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल की तरह मैं इसमें टाइप कर सकता हूँ, ठीक है ना। ओके, और जब मेरा मतलब मेरा काम हो जाए, अब मेरे को बस इतनी टाइपिंग करनी है, तो मैं Ctrl+D दबा के बाहर आ सकता हूँ अपनी इस फाइल के, है ना। तो कुछ से मैं Ctrl+D दबाया तो हम लोग वापस इसमें आ गए, अपने वापस ओरिजिनल लिखा आता है TM@TMHP रोबो करके, हम लोग वापस अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर वापस आ गए। अच्छा, अब ये फाइल बनी कि नहीं बनी ये भी देखना है, तो ls कमांड का यूज़ करेंगे। ls कमांड का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे tile.txt बनी हुई दिख रही है, ये, है ना। तो tile.txt बन गई हमारी, है ना। अच्छा, अगर tile.txt बनी हुई है, अब हम लोग फिर टाइप करें कैट, और इस बार हम लोग ग्रेटर देन का साइन नहीं लगाते हैं ना, हम लोग सिर्फ लिख रहे हैं कैट स्पेस जो हमारी फाइल का नाम है tile.txt। क्या किया इसने, हमारी फाइल के कंटेंट्स को डिस्प्ले कर दिया, है ना। तो अगर हम लोग कैट के बाद स्पेस दे के फाइल का नाम लिखते हैं तो हमें कंटेंट्स डिस्प्ले कराता है उस पर्टिकुलर फाइल के, है ना। और ऑफ कोर्स एंटर को भी वो एक काइंड ऑफ कोर्स मेमोरी तो लॉड होगी ना, तो ऐसे करने यहाँ पे लिखने के बाद एंटर दे देता हूँ, फिर मैं Ctrl+D दबाता। तो अभी यहाँ पे जे के बाद यहाँ पे जो TM@TMHP प्रोबुक लिखा है ना, ये इसी लाइन में आ गया जिसमें मेरी फाइल की लास्ट लाइन एंड हो रही थी। अगर मैं लिखते वक्त ही जो मैंने लास्ट वर्ड लिखा था अपनी फाइल में उसमें एंटर लगा देता तो फिर ये नीचे से लिखा आता, है ना। लेकिन क्योंकि मैंने एंटर नहीं दबाया था तो ऑफकोर्स उसने नहीं किया। हाँ, तो कैट में यही जैसे कैट का समझ में आ गया ना, जैसे कैट और फिर ग्रेटर देन का साइन तो फाइल बनाता है ना। और अच्छा, जैसे मान लें फॉर एग्जांपल मुझे अपनी इस फाइल में चेंजेस करने हैं, मतलब एडिटिंग करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कैट, है ना, और फिर ग्रेटर देन का साइन tile.txt, है ना। तो जब मैं इसके अंदर आया, है ना, मान लीजिए मैंने कुछ लिखा हेलो वर्ल्ड, एंटर दिया, फिर Ctrl+D। अब मैं इस फाइल को व्यू करता हूँ तो कैट स्पेस tile.txt। तो क्या नोटिस किया मैंने कि अब फाइल में सिर्फ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, तो जो ओरिजिनल कंटेंट था फाइल का वो मिट जाएगा अगर मैं
कैट और फिर ग्रेटर देन का साइन और फिर टाइल कमांड का यूज़ करता हूँ। अच्छा, अगर मैं ये यूज़ करूँ कैट 2 बार ग्रेटर देन का साइन फिर टाइल डॉट टी, फिर से इसने मुझे फाइल खोल के दे दी कि आप इसमें कुछ लिखो। मैंने ये लिख दिया येलो हेलो हेलो, हाँ ये तो, फिर एंटर और फिर कंट्रोल+T। अब मैं अगर फाइल खोलने की कोशिश करूँ टाइल डॉट टी, तो अब मैं देख रहा हूँ यार कि जो मैंने पहले लिखा था हेलो वर्ल्ड और जो मैंने बाद में लिखा येलो येलो हेलो वो भी है। इससे ये प्रूव होता है कि अगर मैंने मान लीजिए मेरे पास कोई फाइल है उसमें कुछ लिखा हुआ है और मैं सीधे सीधे यूज़ करूँ कैट ग्रेटर देन का साइन और फिर फाइल का नाम, तो फिर वो पूरी फाइल में जो था ओरिजिनली उसे डिलीट कर देगा और फिर ओवरराइट कर, हम लोग जो लिखेंगे वो ओवरराइट करेगा। लेकिन अगर हम लोग यूज़ करें कैट और 2 बार ग्रेटर देन का साइन तो फिर वो ओवरराइट नहीं करेगा, जितना लिखा था उसके आगे से बढ़ेगा। और जो कैट कमांड है इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि कैट कमांड जो है ना ये आया किस वर्ड से है, कॉनकैटिनेट वर्ड से आया है। तो इसका जो मेन यूज़ था वो ये था कि हम लोग फाइल्स को कॉनकैटिनेट करें। तो इसको देखते हैं थोड़ा। जैसे अगर मैं लिखूं, जैसे पहले तो मैं फाइल बनाता हूँ है ना, कैट और ग्रेटर देन का साइन और कोई फाइल जैसे टाइल वन डॉट टी है ना, उसने राइटिंग के लिए खोल लिया। अच्छा मैं कुछ लिख देता हूँ उसमें ऑरेंज येलो पिंक हेलो है ना, लिख दिया एंटर और फिर कंट्रोल+T। तो अब लिस्ट करते हैं पहले एक बार। तो मेरे पास कौन कौन सी फाइल्स हैं, मेरे पास टाइल डॉट टी है और मेरे पास टाइल वन डॉट टी है। अच्छा, अगर अब मैं लिखता हूँ कैट टाइल डॉट टी स्पेस टाइल वन डॉट टी, तो इसने क्या किया, इसने पहली फाइल जो कि टाइल डॉट टी थी इसके कंटेंट्स को डिस्प्ले किया, फॉलोड बाय जो दूसरी फाइल थी उसके कंटेंट्स को डिस्प्ले किया, ऑरेंज येलो पिंक हेलो है ना। लेकिन फिर तुम लोग बोलोगे यार ये तो कॉन्कैटिनेट तो हुआ नहीं, इसमें तो डिस्प्ले किया ना। कॉन्कैटिनेट मतलब कि फाइनली जोड़ दे और फिर उसको किसी तीसरी फाइल में स्टोर करे, तो उसका भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे कैट टाइल डॉट टी स्पेस टाइल वन डॉट टी है ना, हाँ से लिखा है, और फिर ग्रेटर देन का साइन और कोई और नाम ले लेंगे अपनी नई फाइल को, टाइल टू डॉट टी है ना। अब ls करते हैं तो हमारे पास टाइल डॉट टी है, टाइल वन डॉट टी और ये टाइल टू डॉट टी करके एक नई फाइल बनी है। इसमें देख लेते हैं क्या है। तो कैट टाइल टू डॉट टी, हमने देखा कि इसने दोनों फाइल्स के कंटेंट्स को कॉनकैटिनेट करके इस फाइल में स्टोर कर दिया है ना। तो अगर मैं पहले यहाँ पे लिखता कैट, यहाँ पे कैट टाइल वन डॉट टी फिर लिखता टाइल डॉट टी, तो ये उल्टे ऑर्डर में कर रहा कॉनकैटिनेट है ना, समझ रहे हो ना। तो जो कैट फंक्शन था उसका मेन पर्पज़ यही था कि फाइल्स को कॉनकैटिनेट करें। हाँ ऑफकोर्स फाइल्स क्रिएट भी कर सकते हैं, नई फाइल्स ओवरराइट कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं कंटेंट्स, इसके ये भी ऐसे भी यूज़ होता है। टच कमांड एक और कमांड होता है, टच कमांड से हम लोग, तो जो टच कमांड है, टच कमांड भी फाइल्स बनाने के लिए होता है। इसमें लिख दूँ टच फिर टच स्पेस और कोई फाइल का नाम tt.txt है ना, तो एक एम्प्टी फाइल बना के दे देता है ना। जैसे मैंने एंटर किया, अब मैं अगर ls करता हूँ तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हाँ इधर ये tt.txt करके हमारी एक फाइल बन गई है ना। तो टच भी ये करता है, एम्प्टी फाइल्स बना के दे देता है ना। तो टच कमांड से भी फाइल बनाई जा सकती हैं, केवल कैट कमांड से ही नहीं। और इसके बाद एक कमांड आता है cp कमांड का फुल फॉर्म होता है कॉपी। तो ये एक फाइल का कंटेंट दूसरे में कॉपी करता है ना। जैसे मुझे कोई फाइल है जिसका नाम है, फॉर एग्जांपल कोई फाइल है जिसका नाम है 1 और कोई फाइल है जिसका नाम है 2 है ना। तो अगर मैं cp कमांड को यूज़ कैसे करूँगा, तो मैं लिखूँगा अगर cp स्पेस 1 स्पेस 2, तो ये क्या करेगा कि जो 1 वाली फाइल थी, ऐसे नहीं लिखना, वैसे 1.txt जो भी जिस टाइप की फाइल है स्पेस 2.txt, तो ये क्या करेगा कि ये फाइल जो
पहली फाइल है 1.txt, उसके कंटेंट्स को दूसरी फाइल 2.txt में कॉपी करके दे देगा, है ना, सिंपल सी बात है। अच्छा, अगर अगर मान लेते हैं 2.txt में पहले से ही कुछ था, तो क्या करेगा, क्या उसके नीचे कॉपी कर देगा? नहीं, तो फिर ये ओवर राइट कर डालेगा उसके डेटा को, ये करेगा, ठीक है। और वैसे ही जैसे हम लोग फाइल्स को डायरेक्टरीज में भी कॉपी कर सकते हैं, है ना, जैसे ये कमांड मिटा देता हूँ, तो फिर मैं ऐसे cp यूज़ करूँगा, cp, और फिर कोई भी फाइल जैसे 1.txt, फिर 2.txt, फिर 3.txt, मतलब जितनी भी फाइल्स हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, जितनी भी फाइल्स हैं ये हो गई। अब मुझे इन्हें फाइनली किसी डायरेक्टरी में कॉपी करना है, तो फाइनली मैं डायरेक्टरी का नाम लिखूँगा, dir, जो भी डायरेक्टरी का नाम है, और फिर एंटर करूँगा तो ये कॉपी कर देगा। अच्छा, अब अगर मैं लिखता हूँ cp, अपनी फाइल का नाम 1.txt, और फिर मैं ये फ्लाइंग हैश फिर से लगाता हूँ, तो क्या करेगा, तो ये 1.txt के जो कंटेंट्स है उसको होम डायरेक्टरी में कॉपी कर देगा। ये हमेशा याद रखना है कि ये सिंबल्स का मीनिंग कभी नहीं चेंज होने वाला। ये फ्लाइंग हैश जो है इसका मतलब हमेशा होम डायरेक्टरी रहेगा। हम लोग ने cd में भी यही यूज़ किया था, cd स्पेस ये फ्लाइंग हैश, तो हम लोग होम डायरेक्टरी में आए थे। वैसे ये जो सिर्फ स्लैश है इसका मतलब हमेशा रूट रहेगा। तो ऐसे ही हमारे कमांड्स यूज़ होने वाले। और ठीक है, इतना ही है कॉपी में। और हाँ, ऑफ कोर्स कॉपी के लिए कमांड है तो मूव के लिए भी कमांड होगा। तो मूव के लिए हम लोग कमांड यूज़ करते हैं mv, है ना, लॉजिक बनता है मूव। तो मूव का भी यही है कि जैसे हम लोग ने क्या किया था, cp फाइल 1 फिर फाइल 2, तो वैसे ही अगर हम लोग mv फाइल 1 स्पेस फाइल 2 करेंगे तो फिर उसमें भी वो उसके कंटेंट्स को मूव कर देगा, है ना। तो ये पहली फाइल के कंटेंट्स को दूसरे में मूव कर देगा अगर हम लोग mv स्पेस फाइल 1 स्पेस फाइल 2 ऐसे करके लिखेंगे। और हाँ, एक और होगा जैसे मूव और फाइल 1 का नाम, फाइल 1.txt जो भी फाइल का नाम है, और फिर स्पेस करके yxt नहीं txt, और फिर स्पेस करके dir। तो ये करेगा कि ये क्या करेगा कि ये फाइल 1 को मूव कर देगा हमारे फोल्डर डायरेक्टरी dir जिसका नाम है उसमें। ये हो गया। और मूव के इतने ही होते हैं यूज़, मतलब वही बेसिक है ना कि जैसे फाइल का नाम लिखा फिर दूसरी फाइल का नाम लिखा तो इसको उसमें कॉपी कर देगा। ये अगर फाइल का नाम लिखा, डायरेक्टरी का नाम लिखा, तो ये इस फाइल को उस डायरेक्टरी में भेज देगा, है ना। ऐसे ऐसे ही काम करना है। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सिमिलर है, cp और मूव सिमिलर है, बस फंक्शंस अलग करते हैं दोनों, बाकी हैं तो सिमिलर। हाँ, एक और कमांड है मूव। अगर मैं मूव और फिर स्पेस देके -b और फिर मैं लिखूँ अपनी फाइल 1.txt और फिर फाइल 2.txt, तो इसमें और हैश वो -b लगाने ना लगाने में क्या डिफरेंस है? अगर मैं सिर्फ लिखता mv स्पेस फाइल 1.txt स्पेस फाइल 2.txt, तो क्या होता है कि ये फाइल 1 के कंटेंट्स को फाइल 2 में स्टोर कर देता। अगर फाइल 2 में पहले से कोई कंटेंट होता तो ये उसको ओवरराइट कर देता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ये क्या करेगा कि ये फाइल 2 का एक बैकअप बना लेगा पहले, है ना, उसमें जो भी कंटेंट था पहले वो बना लेगा, और उसके बाद फिर फाइल 1 को फाइल 2 में कॉपी कर डालेगा, मतलब मूव कर डालेगा, है ना। ये करता है बस। तो ये #p जो है, ये -b है, ये तो बस बैकअप दिखाने के लिए है। और जो कमांड्स हैं, आगे के कमांड्स जो हम लोग को पढ़ाए जाएंगे इससे, वो बेसिकली टेक्स्ट फाइल से ही डील करते हैं ज़्यादातर। जैसे कि एक हेड कमांड होता है, फिर एक टेल कमांड होता है। तो हेड कमांड में बहुत सारे कैटेगरी, जैसे हेड, और हेड लिख के मैं स्पेस देके फाइल नेम लिख दूँ, फाइल 1.txt, है ना, फाइल का नाम लिख दूँ, है ना। तो ये वही करेगा कि फर्स्ट 10 लाइन्स प्रिंट कर देगा। मान लो मुझे फर्स्ट 10 लाइन नहीं प्रिंट करनी, मुझे फर्स्ट 9 लाइन्स प्रिंट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, तो मैं हेड लिखूँगा, फिर स्पेस -n, है ना। तो और फिर -n लिख के मैं कोई नंबर लूँ, जैसे 7, है ना, या फिर 9, है ना। तो ये, और फिर उसका फाइल का नाम ऑफ कोर्स, है ना, फाइल 1.txt। तो ये इस फाइल की फर्स्ट 9 लाइन्स को प्रिंट कर देगा, है ना। और अच्छा हाँ, और अगर मैं लिखूँ हेड, जैसे अभी मैंने स्पेस देके -n लिखा था, अब मैं स्पेस देके -c लिखूँ और फिर कोई नंबर लिख दूँ 7, और फिर मैं फाइल का नाम लिख दूँ, फाइल 1.txt,
तो ये फाइल वन डॉट टी एक्स टी के फर्स्ट 7 बाइट्स को प्रिंट करेगा। अच्छा, बाइट्स और जो हमने इससे पहले किया था, इससे पहले जो हमने किया था वो था लाइन्स, फर्स्ट 9 लाइन्स, एन वाला जो हाइफन एन था, और ये वाला है हाइफन सी। तो इनमें डिफरेंस ये है कि उसने लाइन्स प्रिंट की थी और ये बाइट्स प्रिंट करेगा। बाइट्स क्या है? बाइट्स बेसिकली मेमोरी अलॉटमेंट के यूनिट्स हैं, है ना, जैसे सुना होगा ना, बिट्स, बाइट्स, किलो बाइट्स, इस टाइप से, है ना। तो ये वो है ना। तो जैसे एक इंटीजर 4 बाइट्स की स्पेस लेता है, एक कैरेक्टर 1 बाइट की स्पेस लेता है ना, इस टाइप से। तो वो फर्स्ट 7 बाइट्स प्रिंट कर देगा, है ना। तो इसमें कोई मतलब ज़्यादा लॉजिक की भी बात नहीं है। एक फाइल बनानी है सिंपल, उसमें लिख देना है और फिर एक कमांड यूज़ करके देखना है कि क्या क्या होता है ना। वैसे ही सीखेंगे ना, कि मतलब देखेंगे कि क्या प्रिंट कर रहा है, तो उससे आइडिया लगेगा कि हाँ, इस कमांड से ये होता है। इसका जस्ट ऑब्जेक्ट टेल कमांड है। ऐसे वो फर्स्ट 5 या फर्स्ट 7 या फर्स्ट 9 लाइन प्रिंट करता था, तो टेल में अगर टेल फिर स्पेस दे के हाइफन एन कर दें और फिर फाइल का नेम फाइल वन डॉट टी एक्स टी, है ना। सॉरी देखो, यहाँ पे हाइफन एन अगर दिया है तो पहले तो वो लिखेंगे, जैसे 5 लिखा और फिर फाइल वन डॉट टी एक्स टी, तो ये फर्स्ट, तो ये लास्ट 5 लाइन्स प्रिंट कर देगा, है ना। अच्छा, अगर एन और ये सब लगाए ही ना, केवल टेल और फिर फाइल का नाम, है ना, तो फिर ये सीधे लास्ट 10 लाइन्स को प्रिंट करेगा। और हाँ, और अगर इसमें हाइफन सी लगा दें, जैसे टेल फिर स्पेस हाइफन सी स्पेस 6 और फिर हमारा फाइल का नाम, तो इसमें ये लास्ट सिक्स बाइट्स को ये प्रिंट करेगा, है ना। ऐसे यूज़ करना है। और कोई कमांड, वो मैंने बता ही दिया, कैट और वो सब, है ना, टच और कैट, ये सब। जैसे टच से हम लोग एम्प्टी फाइल बनाते हैं, कैट से भी फाइल बनती है ना। कैट का फिर भी जो बेसिक यूज़ था वो कॉन्कैटिनेट करने के लिए था, बाद में इसको ऐसे भी किया जाता है, लेकिन ऑफ कोर्स यूज़ हम लोग टच भी कर सकते हैं, कैट भी कर सकते हैं। टच में बस सीधा अपने को टच और स्पेस फाइल नेम लिखना है और वो फाइल बना के दे देगा, एम्प्टी फाइल बना के दे देगा, है ना। फिर उसको खोल के इसमें लिखेंगे। हाँ, एक कमांड होता है WC। फिर वो हमेशा जो शॉर्ट फॉर्म है वो किसी ना किसी लॉजिकल फुल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। तो WC मतलब वर्ड काउंट, है ना। तो वो वर्ड काउंट करके, जैसे मैं लिखूँ WC और फिर स्पेस देके, जैसे मैं लिखूँ हाइफन L और फिर मैं लिखूँ फाइल का नाम, सॉरी फाइल वन डॉट टी एक्स टी। तो अगर मैं ये कमांड चलाता हूँ तो ये नंबर ऑफ लाइन, क्योंकि हाइफन L है तो L से लाइन, तो ये नंबर ऑफ लाइन्स फाइल वन डॉट टी एक्स टी में जितनी लाइन्स हैं वो गिन के दे देगा, है ना। अच्छा, अगर मैं अब हाइफन L की जगह हाइफन W लगाऊँ, है ना, और फिर मैं लिखूँ फाइल वन डॉट टी एक्स टी, तो ये क्या करेगा? लॉजिकल है, W से क्या होता है? वर्ड, तो ये इसके वर्ड्स गिन के दे देगा, है ना। वैसे ही अगर मैं W की जगह हटा के C लगा दूँ तो C से क्या होता है? कैरेक्टर्स, है ना। सॉरी, कैरेक्टर्स बोल रहा हूँ, C से बाइट्स, है ना। इसके पहले भी किया था ना, टेल और हेड में C से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाइट्स, तो ये बाइट्स काउंट करके दे देगा, है ना, कितनी मेमोरी स्टोरेज है ना। और L हो गया, W हो गया, C हो गया। हाँ, अगर मैं इसकी जगह M लगा दूँ, अगर मैं WC स्पेस हाइफन M और फिर फाइल का नाम लिखूँ, तो ये कैरेक्टर्स काउंट करेगा। इस पूरी फाइल में जितने भी कैरेक्टर्स है, वर्ड्स और कैरेक्टर में अंतर है, ये देखना होगा। जैसे मैं लिखूँ हेलो वर्ल्ड, तो इसमें वर्ड्स कितने हैं? हेलो वर्ल्ड। कैरेक्टर्स कितने हैं? HELLO फिर स्पेस। अच्छा, स्पेस को भी कैरेक्टर कंसिडर किया जाता है, तो स्पेस भी एक कैरेक्टर है, फिर WORLD, है ना, इस टाइप से। तो वो सारे वर्ड्स काउंट करके देगा। ये हो गया। और तो मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट हो गए ना सारे कमांड्स। हाँ, इको कमांड बहुत सिंपल है, मतलब स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना है तो इको कमांड, जैसे इको, है ना। और इको में इको लिखा स्पेस और कुछ भी, मतलब मुझे कुछ भी प्रिंट करवाना है टर्मिनल में, तो मैंने लिखा हेलो सेमेस्टर, है ना, ऐसा करके कुछ लिखा, तो इसने बस प्रिंट कर दिया हेलो सेमेस्टर, है ना। तो ऐसा कोई यूज़ नहीं है, बस मुझे अगर स्क्रीन पे कुछ प्रिंट कराना है, स्पेशली प्रिंट कराना है, तो इसके लिए यूज़ होता है ना। और ये कमांड तो बता ही चुका हूँ, क्लियर वाला, है ना, इससे स्क्रीन क्लियर हो जाती है। अच्छा, एग्जिट कमांड यूज़ करेंगे तो टर्मिनल से एग्जिट कर जाएंगे। ऑफ कोर्स क्रॉस बटन भी दबा सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। और
हाँ एक कमांड है, मैं कल इसको यूज़ कर रहा था, ये होस्ट नेम सी टी एल होस्ट नेम सब जोड़ के है, होस्ट नेम सी टी एल। ये क्या करता है ना, ये हमारा जैसे दिख ही रहा है यहाँ पे, हमारा मशीन आईडी, बूट आईडी, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, जैसे उबुंटू 20.04.2 LTS है ना, LTS मतलब लॉन्ग टर्म सपोर्ट, और कर्नल दिखा रहा है, आर्किटेक्चर मेरा 64 बिट तो x86 64, और स्टैटिक होस्ट नेम ये सब दिखाता है ना। वैसे ही यू नेम, हाँ यू नेम स्पेस -r, इस कमांड को यूज़ करने से हमारा कर्नल का वर्जन दिखाता है। अगर हम लोग होस्ट नेम सी करेंगे तो उसमें भी कर्नल का वर्जन दिखाया, लिनक्स 5.8.0-45 जेनरिक है ना, तो इसने फिर से वही दिखा दिया है ना। और हु कमांड यूज़र के बारे में बताता है ना, तो प्रियम यूज़र हैं, और ये टाइम बता रहा है ना, डेट टाइम इन सेंस है ना। और मुझे एक तो और की कमांड है, हाँ डेट कमांड, मंडे 22 मार्च 2021 टाइम दिखा रहा है ना। हाँ एक बड़ा इंटरेस्टिंग कमांड है, हु एम आई सब जोड़ के हु एम आई करंट यूज़र दिखा देता है, मतलब मैं जो हूँ कौन सा यूज़र हूँ। तो ये बात समझनी पड़ेगी ना हम लोगों की, जो हायरार्की है वो ऐसे फॉलो होती है कि पहले एक रूट फोल्डर होता है जिसमें सब कुछ होता है, रूट के अंदर होम फोल्डर होता है, और होम के अंदर बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं, एक ही सिस्टम पे ऑफकोर्स बहुत सारे यूज़र्स हो सकते हैं, तो उस होम के अंदर ही होंगे वो सारे यूज़र्स। ऐसा नहीं है कि होम के अंदर सिर्फ एक पीएम ही हो सकता है, बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं, तो उस वक्त जो यूज़र होगा ये उसका नाम दिखाएगा। और हाँ कैलेंडर दिखा देता है 22 मार्च 2021 है ना। और तो ऐसा कोई कमांड नहीं है जो कि मतलब आगे चल के, अभी के लिए तो इतनी काफ़ी है ना। हाँ बस ये देख लेते हैं हम लोग पहले एक सी सोर्स फाइल कैसे बनाते हैं। तो सी सोर्स फाइल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं ना, हम लोगों ने फाइल बनाने के इतने सारे तरीके सीखे। तो सिंपली करना क्या होता है, फॉर एग्जांपल विंडोज़ में अगर मैं होता तो मैं नोटपैड खोलता, उसमें अपना कोड लिखता और उसको कंपाइलर से कंपाइल कराते थे। तो यहाँ पे भी वही करना है, फाइल बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। हम लोग यहाँ पे VI मेथड यूज़ करेंगे है ना। इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले एक फ़ाइल बनाते हैं, तो क्या लिखते हैं, VI स्पेस हमारी फ़ाइल का नाम, तो कुछ भी नाम दे दे फाइल को, ट्यूट फॉर एग्जांपल hello.c, ये हमारी फाइल का नाम है, VI स्पेस फाइल नेम .c, फिर एंटर है ना। तो इसमें अब हम लोग फाइल में आ गए है ना, ये नीचे दिखा भी रहा है hello.c न्यू फाइल है ना। हम लोग आई टाइप करेंगे, आई टाइप करने से क्या होता है कि अब हम लोग लिख सकते हैं इस फाइल में है ना। तो आई टाइप करने के बाद हम लोग इसमें कोई भी बेसिक कोड लिख देते हैं ना, एक सेकेंड। void main, और कोई अपना मैसेज प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट एफ, और हेलो वर्ल्ड है ना। \n यहाँ यूज़ करते हैं, न्यू लाइन स्विच कराने के लिए होता है। तो ऑफकोर्स कोडिंग जब सीखेंगे उसमें देखेंगे ही है ना। तो ये हो गया हमारा कोड है ना। तो हैशटैग इंक्लूड stdio.h void main खोला, उसमें प्रिंट कर दिया है ना, void था तो कुछ रिटर्न नहीं किया, फिर एस्केप दबाया और फिर कोलन, एस्केप दबाने के बाद कोलन है ना। तो ऐसा लगेगा यहाँ कुछ नहीं टाइप होगा, टाइप नीचे होगा, यहाँ पे ये यहाँ नीचे टाइप होगा है ना, कोलन WQ। इससे क्या होगा, फाइल के बाहर आ जाएंगे है ना। तो फाइल क्रिएट हो गई, हम लोग फाइल के बाहर आ गए है ना। अच्छा
दिखा भी रहा है हेमलो डॉट सी न्यू फाइल, 5 लाइन्स हैं और 59 कैरेक्टर्स रिटर्न है ना, 5 लाइन्स थी और उन्होंने 59 कैरेक्टर उसमें लिखे थे। अब इस फाइल को बना तो दिया, अब इसको कंपाइल करेंगे। मतलब कि कंपाइल करना क्या होता है, कंपाइलर इसको रीड करेगा, लाइन बाय लाइन रीड करेगा और इसको सोर्स कोड से यानी कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज से कन्वर्ट करेगा मशीन कोड में, जो कि हमारा सिस्टम समझ सकता है ना। मतलब ये होता नहीं ऐसा, मतलब लेकिन बेसिक लेमन लैंग्वेज में इसको ऐसे समझ सकते हैं ना कि हमारे सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो GC तो कैसे कंपाइल करेंगे अपनी फाइल को, तो लिखेंगे GCC स्पेस हमारी फाइल का नाम तो hemlo.c है ना। जब मैं एंटर दबाऊँ और फिर से हम लोग फ्लाइंग हैश डॉलर पे आ जाएं, है ना, तो मतलब कि फाइल कंपाइल हो गई, कोई एरर मैसेज नहीं आया। अब हमें इस फाइल का आउटपुट चाहिए। आउटपुट होना क्या चाहिए, हेलो वर्ल्ड, क्योंकि वही प्रिंट कर रहे हैं। तो आउटपुट लेने के लिए ./a.out है ना, सॉरी ./a.out है ना। इसको एंटर जैसे ही करूँगा आउटपुट मिलेगा, मिल गया हेलो वर्ल्ड आउटपुट है ना। तो बेसिकली हुआ क्या कि कंपाइलर ने हमारी hemlo.c को रीड किया। क्यों, कैसे रीड किया, GCC स्पेस फाइल नेम कमांड से है ना। और उसने फिर एक नई फाइल बनाई है ना, एक नई फाइल बनाई a.out करके है ना। और ये चेक करना है कि बनी कि नहीं, तो इसको भी देख सकते हैं, ls कमांड यूज़ करके a.out करके फाइल बनेगी। वो फाइल जब रन करेगी तो वो आउटपुट देगी है ना। तो ये बेसिक था, मतलब ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि अभी इतने से ही सीख लेना है सब, और सब सिखाया जाएगा है ना। तो और कोई कमांड, एक ट्री कमांड होता है। जैसे अभी मैंने ट्री कमांड इंस्टॉल नहीं किया उसकी लाइब्रेरीज, तो कर ही लेते हैं। sudo apt install tree, पासवर्ड मांगेगा है ना। ऑफ कोर्स वो लगेगा नहीं कि पासवर्ड इनपुट हो रहा है, लेकिन इनपुट होगा है ना। प्रोग्रेस दिखाएगा 80% प्रोसेसिंग टिकर्स है ना। वापस हम लोग आ गए फ्लाइंग हैश डॉलर पे है ना, तो मतलब कि हो गया। अब अगर ट्री कमांड का यूज़ करेंगे, ये देखिए ये है क्या, ट्री कमांड बेसिकली ls कमांड जैसा ही है कि सारी चीज़ें डिस्प्ले करता है, लेकिन एक मोर सिस्टमैटिक तरीके से। ls कमांड में क्या था, ls लिखा, उसने बस सारे उस पर्टिकुलर फाइल के अंदर उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जितनी फाइल्स और फोल्डर्स थे उसने दिखा दिया। उसने सब डायरेक्टरी सब फोल्डर्स करके ऐसा कुछ नहीं दिखाया। ट्री कमांड पूरी हायरार्की एकदम ब्रांच फॉर्म में देता है कि मतलब हम लोग कहाँ थे इस वक्त, हम लोग home/pm में थे, उसमें a.out करके फाइल थी, फिर उसमें बिट्स करके एक फोल्डर था जिसके अंदर देखो ये नीचे से जा रहा है ब्रांच है ना, तो उसके अंदर फिर से एक जेजे करके फोल्डर था, फिर डेस्कटॉप था, डॉक्यूमेंट्स था, डाउनलोड्स था, जिसके अंदर फिर इंटर्न इतनी सारी फाइल्स थी। फिर ये फाइल्स थी hemlo.c, hello.c, microsoft.gpg, म्यूज़िक की डायरेक्टरी थी, पिक्चर्स थी, pp.c की फाइल थी है ना, पब्लिक स्नैप है ना। तो ये सारे हमें वो दिखा रहा है, जितने भी हमारे डायरेक्टरीज हैं सब डायरेक्टरी हैं, तो दिखा रहा है 28 डायरेक्टरीज 28 फाइल्स है ना। तो वापस पे आ गए। तो हाँ, तो बेसिकली इतने ही अभी के लिए तो देखा जाए तो इतने ही कमांड्स का यूज़ होना है ना। इतने कमांड्स अगर अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया ऑफकोर्स, तो फिर उसके बाद फिर करना क्या है, ये तो बेसिक है ना। इसके बाद फिर कमांड्स का यूज़ करके फाइल बनानी है, उसमें अपना कोड लिखना है। कभी कभी कॉपी, तो क्या पता कॉपी करना पड़ जाए, मूव करना पड़ जाए, वर्ड्स काउंट करने पड़ जाएँ है ना, कॉन्कैटनेट करना पड़ जाए। तो ये सब करने के लिए बस ये कमांड्स का एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। और बाकी तो फिर सी लैंग्वेज में कोडिंग ही है, और कैसे उसका सिंटैक्स काम करता है वो तो ऑफकोर्स बताएंगे ही, टीचर्स बताएंगे है ना। तो ठीक है, फिर इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।